Jai Hind everyone. My name is Himanshi. I welcome you all to श्री विश्वनाथ IAS Academy सोलन। इस वीडियो में हम प्रोनाउंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन से। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली बात ना करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रही हूँ कि रिया तुम्हारा पेन यहाँ गिरा है, तो यहाँ मैं रिया को पर्टिकुलरली उससे बात कर रही हूँ, ओके। बट अगर मैं कह रही हूँ किसी का पेन यहाँ गिरा है, तो वो जो वर्ड यूज हुआ है किसी का, मतलब समबडी, ठीक है, वो दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, nobody, none, few, many, all, some, several, one, each other, each, either, neither, must, little, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउंस। जो each है, either है, neither है, everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, nobody, no one, one, ये सब क्या है? हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। मतलब एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज़ लग सकता है, इज लग सकता है, ठीक है। कभी भी इसके साथ हैव या आर नहीं लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो पहले, ईच ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, मतलब जो ईच है उसके साथ वर्ब कौन सी लगी है? वॉज, दैट इज सिंगुलर। बट नाउन की अगर हम बात करें, जो कि बॉयज है, वो कैसा लगा है आपका? प्लूरल। सेकेंड एग्जाम्पल, एवरीबडी लव्स अ काइंड पर्सन, सो एवरीबडी के साथ वर्ब कौन सी लगी है? लव्स, मतलब सिंगुलर, ओके। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ठीक है। फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ। एग्जाम्पल देखो, फ्यू वर अब्सेंट, फ्यू के साथ क्या लगा? वर। मैनी वर कॉल्ड बट फ्यू वर चूजन, फ्यू के साथ लगा वर, दैट इज प्लूरल। मैनी के साथ लगा वर, दैट इज प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन नाउन आफ्टर ऑफ, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि ऑफ के बाद जो नाउन लगा है उस पर डिपेंड करते हैं कि आगे सिंगुलर वर्ब लगेगी या फिर प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे कि वाटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी, रीजन बीइंग जो आपका वाटर होता है दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लग गया है, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या है आपका? काउंटेबल है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वर्ब एग्रीमेंट इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन में वर्ब किस अकॉर्डिंग लगती है? बेसिकली जो वर्ब होती है ना आपकी, दैट मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट, मतलब वो बेसिकली आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। जैसे कि एवरीवन इज हैप्पी, तो एवरीवन के साथ क्या लगता है? इज लगता है, ठीक है। मैनी के साथ क्या लगता है? आर लगता है, प्लूरल लगता है। नेक्स्ट इज पोजेसिव फॉर्म। इनडेफिनिट प्रोनाउंस कैन टेक एपोस्ट्रोफी एस टू शो पोजेशन, मतलब एवरीबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, मतलब लग सकता है, ओके। सो दिस इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, और उसके साथ क्या लग गया? पोजेशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लग गया। एग्जाम्पल, समवन्स बुक इज मिसिंग, किसी की किताब मिसिंग है। इज दिस एनीबडीज पेन, क्या ये किसी का पेन है? रूल नंबर 5, यूज विद प्रेपोजिशंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑफन फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस, मतलब कोई भी प्रेपोजिशन है, जैसे टू, टू के बाद क्या लग जाएगा आपका? इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि इज देयर एनीवन इन द रूम, अब देखो एनीवन क्या है आपका? इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद क्या लगी है आपकी? प्रेपोजिशन। आई नो नथिंग अबाउट दिस, नथिंग क्या है आपका? इनडेफिनिट प्रोनाउन, और अबाउट क्या है आपकी? प्रेपोजिशन। गॉट इट? तो हमने क्या कहा कि पहले आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन आएगा एंड देन आपकी प्रेपोजिशन आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ वन एंड वंस। वन इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन, ओके। बेसिकली वन का यूज होता है सिंगुलर की बारी को, और वंस का यूज होता है प्लूरल की बारी को, ओके। जैसे कि आई डोंट लाइक दिस पेन, गिव मी अनदर वन, तो एक पेन के लिए यूज हुआ किसका? वन का। द रेड शर्ट इज बेटर देन द ब्लू वन, रेड शर्ट मतलब एक ही शर्ट है, इसके लिए यूज हुआ किसका? वन का। प्लूरल की बात करें अगर हम, तो प्लूरल में वंस का यूज होता है, वन का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देखो,
दीज शूज आर चीपर देन दोज वंस, ठीक है। तो जो ये वाले शूज हैं प्लूरल हैं, इनके लिए वंस का यूज हुआ है, ठीक है। नन का यूज देखते हैं अब हम, नन का यूज कैसे होता है। सी, एक चीज ध्यान रखना, नन कैन टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। अपने साथ क्या ले सकता है, सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है। एग्जाम्पल, नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पे जो वर्क है दैट इज अनकाउंटेबल, तो मतलब अपने साथ क्या ले लेगा, सिंगुलर ले लेगा, सिंपल। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल, तो अपने साथ क्या ले लेंगे, प्लूरल ले लेंगे, सिंपल। अवॉइड डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स का मतलब क्या है कि कहीं पे आप डोंट का यूज भी कर रहे हो और आपने साथ में नॉट का यूज भी कर दिया, ओके, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आई डोंट नो नथिंग, अब आपने डोंट मतलब डू नॉट का यूज भी कर दिया और नथिंग का यूज भी कर दिया, ये गलत है। अगर आपको नथिंग का यूज करना है ना तो आप कहोगे आई नो नथिंग, और अगर आपको डोंट का यूज करना है तो आप कहोगे आई डोंट नो एनीथिंग, ओके, आई डोंट नो एनीथिंग। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिकली इनके बाद प्लूरल लगता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद जो भी लगेगा वो हमेशा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे आपने कहा ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच के बाद क्या लगा, बॉयज, प्लूरल लगा। देखो ईच, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, ओके। नेक्स्ट इज नीदर, या फिर हम बात करें किसकी, ईदर। इन सब के बाद जो भी नाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं और जो भी वर्ब्स आती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, आपकी सिंगुलर होती हैं। जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवॉर्डेड, तो बॉयज नाउन आपका प्लूरल है, वर्ब आपकी सिंगुलर है, ओके। ईदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड, ठीक है, पेन्स आपका प्लूरल है और आपकी वर्ब इज आपका सिंगुलर है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन प्लूरल है और वॉज क्या है आपकी वर्ब, दैट इज सिंगुलर, ठीक है। ये समझ आ गया, वर्ब आफ्टर देम वुड बी सिंगुलर। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नीदर ऑफ द टू प्लान्स वॉज सक्सेसफुल। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ लो कि ये जो वर्ड है ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा और वर्ब क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी, ओके। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल, ओके। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में कौन कौन से आ जाएंगे, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। वन अनदर का यूज कब होगा, जब दो से ज्यादा लोग हैं या दो से ज्यादा वस्तुएं हैं। ईच अदर का यूज होगा दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, राम एंड श्याम लव ईच अदर, दो लोग हैं सो वी यूज ईच अदर, गॉट इट। द टू ब्रदर्स फॉट विद ईच अदर, टू ब्रदर्स हैं तो ईच अदर का यूज होगा। वी लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज, so basically wherever we talk about two people we simply use each other, okay, and when it comes to more than two people or more than two things we use one another. Let's see some examples. The students in the class help one another, so here we are talking about students, so it means we are talking about more than two people, that's why we have used the plural students and noun one another, got it. We should love one another, many people, okay. Nations must respect one another, many nations, got it. Next one is relative pronouns. As the name says, it is used to show relations, it is used to show relation. एक सिंपल सी चीज समझ लो, let's take an example. There is an example, this is the boy who won the race. There are two clauses, first one is this is the boy and the second one is who won the race, okay. अगर मैं इस सेंटेंस को अलग से लिख लूँ, जैसे कि दिस इज द बॉय, तो दिस इज कंप्लीट सेंटेंस, इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, ओके, ओन वर्ब एंड ओन ऑब्जेक्ट, गॉट इट। तो ये कंप्लीट है। जो क्लॉज कंप्लीट होता है दैट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, जो कंप्लीट होगा दैट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, ओके। अब देयर इज अनदर क्लॉज, वन द रेस, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इट डजंट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट, सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज,
ओके, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं और सब ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। तो अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज एंड रेफर्स बैक टू अ नाउन या फिर प्रोनाउन एंटीसीडेंट, मतलब जो उससे पहले यूज हुआ हो। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका हु है वो क्या कह रहा है, इस लड़के के बारे में और जानकारी दे रहा है वन द रेस के थ्रू। मतलब हु इस और इस इन दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, हियर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। दिस इज द गर्ल whom I met yesterday. Okay, she is the student whose answer was correct. Got it? Let us move to the next slide. Which and that का यूज समझते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। देखो, which का यूज किस लिए होगा? फॉर थिंग्स या फिर एनिमल्स, ठीक है। थिंग्स या फिर एनिमल्स कि कौन सी किस चीज के लिए? देखो, जैसे कि दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। तो बुक क्या है आपकी? एक थिंग है। यहाँ साइड में लिख लेते हैं। विच का यूज हमने किस लिए पढ़ा? थिंग के लिए। अभी हम सिर्फ थिंग का एग्जाम्पल देखा है हमने। ओके, द डॉग विच बार्क्ड ऑल नाइट इज वेरी नॉइसी। अब यहाँ डॉग है, इसके लिए भी विच का यूज हुआ है। इट मीन्स विच का यूज और किस लिए होगा? आपका एनिमल्स के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज द ट्रेन विच वॉज लेट यस्टरडे अराइव्ड ऑन टाइम टूडे। तो ट्रेन एक थिंग है, इसके लिए भी विच का यूज हुआ है। गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दैट। जो दैट का यूज होता है वो किस लिए होता है? पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। जैसे कि द मैन दैट केम हियर इज माई अंकल। तो मैन क्या है? आपका एक पर्सन है। तो मतलब दैट का यूज किस किस के लिए होगा? पहला तो हो जाएगा किसके लिए? पर्सन के लिए। नेक्स्ट वन इज द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी यूजफुल। तो बुक क्या है? आपकी थिंग है। तो और किस लिए यूज होगा इसका? थिंग के लिए। ओके, दिस पेन, पेन क्या है? आपका थिंग है। दैट इज रेड इज माइन। तो रेड के लिए दैट का यूज हुआ है। ओके, तो अनदर टाइम दिस इज अ थिंग, ठीक है। तो मतलब थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पर्सन्स के लिए किसका यूज हो सकता है? आपका दैट का यूज हो सकता है। समझ आ गया होगा इतना? एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका विच है ना, इसका यूज लोगों के लिए नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज possessive case of relative pronouns. Only whose is used to show possession. क्या कहा हमने? सिंपल सी चीज कही कि जो whose वर्ड होता है ना, इसका यूज होता है आपका पोजेशन बताने के लिए। गॉट इट? जैसे कि द बॉय whose father is a doctor top the class, कि वो लड़का जिसके पापा डॉक्टर हैं उसने क्लास में टॉप किया है। ओके, तो जो हुज है यहाँ पे वो इस लड़के के लिए हुआ है, इस लड़के के पापा के बारे में बताने के लिए यूज हुआ है। ओके, दिस इज द हाउस हुज रूफ इज ब्रोकन, कि यही वो घर है जिसका जो छत है वो टूटा हुआ है। तो घर के बारे में बताने के लिए हुज। बेसिकली हुज का यूज किस लिए हुआ? पोजेशन को बताने के लिए। In this sentence, it is used to show the possession of this boy over his father, and in this one, it is used to show the possession of this house over this roof. Got it? अगर आप कहोगे कि this is the house, the roof of which is broken, तो this is absolutely wrong. ठीक है? Got it? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? possession की बात कर रहे हैं। Next देखते हैं prepositions with relative pronouns. Prepositions with relative pronouns. If whom या फिर which are used after prepositions, they must follow it. ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? The man to whom I spoke is my teacher. कि भाई जो बंदा है जिससे मैंने बात करी वो मेरे क्या हैं? वो मेरे टीचर हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द चेयर ऑन विच आई सेट वॉज ब्रोकन। वो कुर्सी जिसमें मैं बैठी थी वो क्या थी? टूटी हुई थी। दो एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम अबाउट विच वी वर टॉकिंग हैज़ बीन सॉल्व्ड। जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे थे अब उसे सॉल्व कर दिया गया है। इन स्पोकन इंग्लिश द प्रेपोजिशन मे बी मूव्ड टू द एंड। क्या हो सकता है कि कभी कभी प्रेपोजिशन एंड में डाल दी जाती है। ठीक है, जैसे कि द मैन whom आई स्पोक टू, तो टू जो आपकी प्रेपोजिशन है इसको एंड में डाल दिया गया है। गॉट इट? समझ आ गया होगा? नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6,
ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी ओमिटेड, मतलब निकाले जा सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो ये आपका हु है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है, और आप ऑब्जेक्टिव केस में ही इसको रिमूव कर सकते हो, ऑमिट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर इट वंस। ओके, देखो, नेक्स्ट इज सेम केस रूल। सेम केस रूल क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन takes the case, subject, object, possession, whatever it is, according to its role in the relative clause, not in the main clause. Okay, example देखो कि this is the girl who sings well, ठीक है। अब जो आपका ये who है ना, ये सब्जेक्ट है किसका? sings का सब्जेक्ट है, ठीक है। who क्या है आपका? sings का सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल whom I like, कि ये वही लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है? whom ऑब्जेक्ट है किसका? लाइक का। ओके, देखो डिफरेंस कैसे समझोगे ना, whom और who का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि who are you, ओके, इसका आंसर देने की कोशिश करो। जैसे मैं कहूँगी कि आई एम हिमांशी, तो इट मीन्स कि जो है आपका हु है ना, इसकी जगह पे क्या आया है, ठीक है। या फिर यू आर रोहन, या फिर आई एम हिमांशी। सो बेसिकली जो आई है आपका वो सब्जेक्ट है, तो जो इस हु का आंसर करे, ठीक है, जो इस हु का आंसर करे वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट है, जब आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो ये हु में निकल के आए, तो इट मीन्स कि हु एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका हुम आए, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो ये आपका हुम है वो एज अ ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सेंटेंस वॉज दिस इज द गर्ल हुम आई लाइक, ठीक है। तो आप अगर आप कहोगे कि आई लाइक दैट गर्ल, तो यहाँ पे बेसिकली आई लाइक, आई क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट, लाइक हो जाएगा वर्ब। तो इस हुम उस लड़की के लिए यूज हुआ है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, इस सेंस में है ये। आगे शायद अभी हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट, देखो रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव मतलब हु, हुम, हुज, ये सब किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए यूज होते हैं। हु किस लिए होगा? ध्यान रखना, सब्जेक्ट केस के लिए। हुम किस लिए? ऑब्जेक्ट केस के लिए, ठीक है। और हुज किस लिए? आपका पोजेशन के लिए। गॉट इट? एग्जाम्पल देखो, हु, यहाँ से आपको पिछला वाला ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर करूँ तो आंसर होगा कि राम इज़ नॉकिंग एट द डोर। राम इज़ नॉकिंग एट द डोर। ओके, तो अब देखो ध्यान से, राम क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। इट मीन्स जो आपका हु का यूज होता है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आप हुम की बात करो तो ये वाला क्वेश्चन देखो, हुम डिड यू मीट येस्टरडे, ठीक है। तो अगर इसका आंसर करोगे तो आप कहोगे कि आई मेट राम येस्टरडे। ओके, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, बट जो हुम आपने आंसर किया वो आपका राम है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो मतलब आपका हुम किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के लिए। गॉट इट? टू हुम वर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है। तो आफ्टर प्रेपोजिशन, अगर हुम का यूज किसके बाद होगा? आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद होगा। ओके, हुम का यूज किसके बाद होगा? आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद होगा। इसका आंसर कैसे दोगे? कि आई वॉज स्पीकिंग टू राम। ओके, टू राम। तो अगेन हुम किस केस में यूज हुआ? आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट वन इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हुज पेन इज दिस। हुज किस लिए यूज हुआ? पोजेशन बताने के लिए। अगर मैं कहूँ कि दिस इज राम्स पेन, कि ये राम का पेन है, तो राम्स किस लिए यूज होगा? आपका पोजेशन बताने के लिए।
नेक्स्ट वन इज हु इज शी वेटिंग फॉर, कि वो किसका इंतजार कर रही है। स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एंड फॉर्मली अगर आपको कहना हो तो आप कहोगे फॉर whom इज शी वेटिंग, फॉर whom इज शी वेटिंग। बेसिकली व्हेन वी स्पीक दिस सेंटेंस वी जनरली से कि हु इज शी वेटिंग फॉर, वो किसका इंतजार कर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल इंग्लिश तो आप कहोगे फॉर whom इज शी वेटिंग, कि वो किसके लिए इंतजार कर रही है। ओके क्योंकि रीज़न बीइंग ना, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ वेटिंग फॉर राम, शी इज़ वेटिंग फॉर राम। ओके तो देखो whom वाला आंसर किसने दिया, राम ने, और राम तो ऑब्जेक्ट है ना इस केस में, तो whom यूज करना इज मोर सुटेबल रादर देन यूजिंग who। ओके रूल नंबर 2, विच का यूज किस लिए होगा, सिलेक्शन के लिए या फिर चॉइस बताने के लिए। जैसे कि यूज्ड व्हेन द आंसर इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ओके लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। विच इज योर बैग, चॉइस बताने के लिए यूज हो रहा है कि तुम्हारा बैग कौन सा है, ये वाला या ये वाला। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू प्रेफर, कि तुम इनमें से कौन सी बुक्स को प्रेफर करती हो। विच इज़ बेटर, टी और कॉफ़ी। विच ऑफ योर ब्रदर्स इज़ इन द आर्मी। मतलब ये सारे किस लिए यूज हुए हैं, सिलेक्शन या फिर चॉइस को बताने के लिए। ओके नेक्स्ट वन देखते हैं। वॉट का यूज किस लिए होता है, फॉर जर्नल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल वी से व्हाट इज योर नेम, तो दैट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके यूज्ड व्हेन द आंसर इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ओके जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आंसर लिमिटेड ना हो, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, सबके लिए सेम क्वेश्चन रहेगा, डजेंट मैटर whomever you are asking his or her name. Okay what do you want, what has happened her. Tough example, what caused the accident is still a mystery. कि एक्सीडेंट क्या हुआ ऐसा कि जो एक्सीडेंट अभी भी मिस्ट्री, रहस्य बनकर रह गया है। ओके इनडायरेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे किसका, व्हाट का। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, किसके साथ, एवर के साथ। जैसे कि whoever, whomever, whichever, whatever, used for emphasis in questions और indirect questions। इन सब का यूज़ कहाँ होगा, whoever, whomever, whichever। ठीक है जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहें या फिर क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दबाव डालना चाहें, जैसे कि whoever told you this was wrong, जिस किसने भी तुम्हें ये कहा है ना कि वो गलत है। ओके whichever ऑप्शन यू चूज विल बी फाइन, तुम जोन सा भी ऑप्शन चूज करो वो ठीक होगा। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल एक्सेप्ट वॉट एवर यू डिसाइड, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा जो कुछ भी तुम डिसाइड करो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। कौन कौन से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, जो एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं हो रहे। ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई डोंट नो हु शी इज़, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। देखो हियर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, यू एक्चुअली वांट टू नो दैट हु दैट पर्सन इज, बट यू आर नॉट आस्किंग जस्ट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। आप सिंपली कह रहे हो कि मैं नहीं जानता वो कौन है। अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म में बोलना चाहो तो आप कहोगे हु इज शी, हु इज शी, बट आप एक्चुअल में वो नहीं कहना चाह रहे हैं, आप उसको सिंपली इनडायरेक्टली पूछ रहे हो कि मुझे नहीं पता वो कौन है। टेल मी व्हाट यू नीड, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कैन यू से विच इज़ करेक्ट, क्या तुम बोल सकते हो कि कौन सा करेक्ट है। ओके दिस वन वॉज नॉट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इज केस ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लाइक रिलेटिव्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टेक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव केस अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन द क्लॉज। ठीक है बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव केस किस अकॉर्डिंग लेते हैं, उनका रोल क्या है सेंटेंस में। जैसे कि हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया। अब हु क्या है आपका, रिलेटिव है। ठीक है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ क्वेश्चन मार्क, मतलब एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक है तो मतलब हु का रोल क्या है यहाँ पे, एज अ सब्जेक्ट। whom do you trust, तुम किसे ट्रस्ट करते हो, यहाँ पे whom का रोल क्या है, ऑब्जेक्ट। मुझे कैसे पता चला, जैसे कोई मुझसे पूछे कि whom do you trust, so I would answer like क्या, I trust राम।
तो आई इज द सब्जेक्ट, जो राम हुआ एक्चुअल में, मतलब whom का आंसर हुआ, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि जो आपका whom है दैट इज ऑब्जेक्ट। whose आइडिया वॉज इट, तो whose किस लिए यूज होगा, पोजेशन बताने के लिए। अगर मैं कहूँ कि ये राम का आइडिया था तो मतलब उस आइडिया पे राम का हक है, वो राम का पोजेशन है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज when two subjects are joined by, as well as, with, along with, together with, and, not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the possessive adjective pronoun will agree with first subject। ठीक है, ये सब भूल जाओ, एक चीज़ समझो, ये वर्ड समझने हैं बस। as well as, with, along with, together with, and, not, in addition to, but, besides, etc. ये सब वर्ड समझिए। अब एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी सेंटेंस हो कि राम as well as his friends has done his work, तो सिंपली क्या करोगे, आप देखोगे कि यार ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाए, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग या राम के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपने नियरेस्ट नहीं देखना है कि फ्रेंड्स पास है तो यहाँ पे हैव लगाओ, नहीं, वो नहीं होगा। जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगी। अगर बीच में एज वेल एज है, या फिर अगर बीच में अलॉन्ग विद है, या फिर विद है, तो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लग गई हैज, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लग गया हिज। गॉट इट। मतलब हम उसको सिंगुलर में रख रहे हैं, प्लूरल में लेकर नहीं जा रहे हैं। एंड व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, आप इसको भी समझो, ईदर और, नीदर और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, द पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर यहाँ पे बीच में एज वेल एज की जगह इनमें से कुछ भी होता, ईदर और होता, तो हिज फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगती, वर्ब लगती। नेक्स्ट सेंटेंस में समझ लो इसको, जैसे कि देखो यहाँ पे नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर। ठीक है, देयर आर टू पीपल, ध्यान से समझो। पहला सब्जेक्ट है आपका स्टाफ मेंबर्स, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट है आपका मैनेजर। अब अगर ऐसा केस आ जाए और इसको ज्वाइन कर रहे हो आपके नीदर और नॉर, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, मतलब मैनेजर के अकॉर्डिंग। मैनेजर इस सेंटेंस में सिंगुलर था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा आपका, वॉज लगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा, हिज लगा। गॉट इट। अब एक और चीज़ समझो, when each, neither, either, anyone, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, none, इनका यूज हो रहा हो एज अ सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज एज द पोजेसिव केस। कहने का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज्ड, जैसे हमने यहाँ पे हिज का यूज किया ना, तो यही यूज होगा, देयर नहीं बोल सकते आप। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, neither of the two boys has brought his luggage, ये है आपका क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, मतलब neither of the two brothers, neither of the two brothers, मैंने कहा था कि neither of के बाद जो भी नाउन आएगा, जैसे कि यहाँ पे brothers आया है, वो हमेशा प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, और जो भी यहाँ पे पोजेशन का केस आएगा वो हमेशा क्या लगेगा, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या बताया था, हिज, हर, ये क्या है आपके, ये आपके हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। गॉट इट। इफ कलेक्टिव नाउन इज टेकन एज अ सिंगुलर यूनिट, कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे आपका जूरी था, ठीक है, टीम है, कमिटी है, वो अगर वो एज अ सिंगल यूनिट हो, मतलब आपस में डिवाइडेड ना हो, तो सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड। जैसे कि द टीम वन इट्स मैच, अब जो आपका टीम है वो एज अ वन यूनिट काम कर रही है, तो उसमें इट्स का यूज़ होगा, देयर का यूज़ नहीं होगा। देयर का यूज़ कब होगा, जब टीम आपस में डिवाइड हो गई है, टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, जो आपकी जूरी है उसने अपना फैसला सुना दिया है। ओके, तो जूरी यहाँ पे एज अ टीम काम कर रही है।
अगर 5 बेंच का जजेस है, मतलब 5 जजेस का बेंच है बेसिकली, एक बेंच में 6 लोग या 5 लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं और वो एक ही डिसीजन पे काम कर रहे हैं, तो मतलब वो एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो वो सिंगल यूनिट हुई। सिंगल यूनिट हुई तो इट्स का यूज होगा। ओके, जूरी एक्टिंग एज वन। अनदर एग्जाम्पल देखो, द फैमिली हैज सोल्ड इट्स हाउस। अब पूरी फैमिली ने अपना घर बेच दिया, तो फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आएगा। हालांकि एक फैमिली में बहुत मेंबर होंगे, बट स्टिल वो एज अ वन यूनिट काम कर रहे हैं। इट्स का यूज हुआ सेम इसीलिए क्योंकि फैमिली एज अ वन यूनिट काम कर रही है। ओके, दिस स्लाइड वॉज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू इंडिविजुअल्स, प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया आई थिंक। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आपका कलेक्टिव नाउन है ना वो इंडिविजुअल काम करे, मतलब आपकी जो टीम है वो एक एक काम करे, जो आपके जजेस है वो अलग अलग काम करे। ओके, तो जो यहाँ पे यूज होगा वो आपका क्या होगा, प्लूरल पोजेसिव केस यूज होगा। कहने का मतलब क्या है, द टीम टुक देयर सीट्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि एक टीम में 11 मेंबर्स हैं, सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, तो मतलब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। ओके, अलग अलग काम कर रहे हैं। अब अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, देयर यूज़ करोगे, इट्स का यूज़ नहीं करोगे जैसे आप पीछे यूज़ कर रहे थे। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, आपका प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। गॉट इट। द ज्यूरी गेव देयर ओपिनियंस। अब सब जजेस ने अपने अपने ओपिनियन दिए। ओके, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज़ हुआ है। द फैमिली आर पैकिंग देयर बैग्स। हर मेंबर फैमिली का अपना अपना बैग पैक करेगा, इसीलिए यहाँ पे देयर का यूज़ हुआ है, इट्स का यूज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज, इफ 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव इज यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि श्याम एंड राम, इन दोनों को आपने एंड से ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है, पर जो यहाँ पे ये यूज़ होगा आपका, ये आपका प्लूरल यूज़ होगा। ओके, ये आपका प्लूरल यूज़ होगा। गॉट इट। 2 nouns joined by and but article is used before the first, then singular pronoun या फिर adjective is used। मतलब 2 nouns हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, टीचर है और साइंटिस्ट है, इसको आपने and से कनेक्ट कर दिया, एंड के साथ इससे आपने इनको जोड़ दिया, पर इसमें एक नाउन के आगे क्या लगा है, आपका द लगा है। एक नाउन के आगे क्या लगा है, द, जैसे कि द टीचर। तो बेसिकली होगा क्या, आप ऐसा मान के चलोगे कि जो टीचर है वही साइंटिस्ट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई साइंटिस्ट है वो टीचर भी है। ओके, वो पढ़ाता भी है। तो मतलब जब आप बोल रहे हो द टीचर एंड साइंटिस्ट इज़ गुड एट हिज ड्यूटी, मतलब जो टीचर है वही साइंटिस्ट है। ये कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही के आगे द लगा था। गॉट इट। अब अगर ये एक ही बंदा है तो हम इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हिज का यूज़ करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, 2 nouns joined by and, मतलब आप 2 nouns को जैसे कि टीचर और साइंटिस्ट, इनको and से ज्वाइन कर रहे हो, पर इन दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल लगाया है, जैसे कि द टीचर एंड द साइंटिस्ट। तो इसका मतलब ये 2 अलग अलग पर्सन हैं। ओके, मतलब ये 2 अलग अलग पर्सन हैं। अगर 2 अलग अलग पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाओगे, जैसे कि आपने आर लगाई। ओके, और यहाँ पे जो आप केस लगा रहे हो, एडजेक्टिव लगा रहे हो, वो भी आप एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो, ठीक है, तो वो भी आप क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। गॉट इट। एवरी सोल्जर एंड एवरी पायलट, ठीक है, हर एक सोल्जर और हर एक पायलट वॉज इन हिज प्लेस, अपनी अपनी जगह पर थे। ठीक है, क्या समझ आया कि अगर कोई नाउन है 2, जैसे कि सोल्जर एंड पायलट, एंड से आपस में जुड़े हुए हैं और उन दोनों के आगे एवरी लगा हुआ है, तो आप उसमें सिंगुलर केस लगाओगे। गॉट इट। मैनी अ सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। मैनी अ सोल्जर, मैनी अ, जिसके आगे भी मैनी अ लगा होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ लग जाएगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज लग जाएगा, मतलब सिंगुलर लगेगा। ओके, मैनी अ के बाद कोई अगर आपका नाउन आता है फिर उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का केस लगता है। ओके, दिस स्लाइड वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर डिपेंडिंग, ओके, विच आर बेसिकली बेस्ड अपॉन वट एवर वी हैव स्टडीड टिल येट, ठीक है। फर्स्ट वन इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईच के साथ हमेशा नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल, बट वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज हो जाएगा हैव की जगह, ठीक है। नीदर के बाद कहा था नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल, बट वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे भी हैज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कमिटी हैव अनाउंस्ड इट्स डिसीजन। अब कमिटी है, उसने अपना कोई डिसीजन सुनाया है, तो एज अ सिंगल यूनिट डिसीजन सुनाया होगा, सबने मिलकर डिसीजन सुनाया होगा, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा आपका, हैज आएगा। नेक्स्ट इज ही गेव द गिफ्ट टू रमेश एंड आई। ही आपका सब्जेक्ट है, रमेश एंड आई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। पर आई का आपने कौन सा केस लगा दिया, सब्जेक्टिव केस, तो ये गलत हो जाएगा, रमेश एंड मी होगा यहाँ पे। शी इज द ओनली वन दैट कैन सॉल्व दिस पजल। दैट नहीं होगा, लड़की है, इंसान है, आप कहोगे हु कैन सॉल्व दिस पजल। ओके, नेक्स्ट वन इज द डॉग वेज्ड इट्स टेल। वो अपनी पूंछ हिला रहा था, विच इट वॉज वेरी हैप्पी। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विच मेड इट वेरी हैप्पी, जिसने उसे बहुत खुश कर दिया। ओके, एवरीबडी हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मैंने पहले भी कहा था एवरीबडी के बाद क्या आता है, हैज। एवरीबडी हैज कंप्लीटेड देयर वर्क। हु डिड यू मीट यस्टरडे, ये गलत हो जाएगा, अभी पढ़ा था हमने, यहाँ पे क्या आएगा, whom, तुम किससे मिले, whom did you meet yesterday। ओके, नेक्स्ट इज these is mine, नहीं is आया है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, this is mine and that is yours। ओके, I gave the prize to him and she। देखो I क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ओके, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। him का तो ऑब्जेक्टिव केस है, पर she की जगह क्या आएगा, her। I gave the prize to him and her। Okay, neither of the girls has submitted her project। This is a pen and pencil which I bought yesterday। This is a pen and pencil that I bought yesterday। Okay, each of the boys has, he looked at herself। यार he है मतलब आपका मेल है, मस्कुलिन है, तो herself की जगह क्या आ जाएगा, himself। I don't know whose bag this is। यहाँ पे whose मतलब बैग का पोजेशन बताने के लिए कि बैग किसका है, ठीक है। तो जो आपका whose यूज होगा वो WHOSE वाला whose यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स वर इन्वाइटेड टू द सेरेमनी। अब द टीचर, मैंने कहा था कोई भी सेंटेंस अगर अलोंग विद से जुड़ा हो, ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। ओके, वन ऑफ द प्लेयर्स वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। हैज ब्रोकन हिज रैकेट यस्टरडे। ओके, शी इज अ सिंगर एंड अ डांसर हु आई एडमायर वेरी मच। हु नहीं आएगा, हुम आएगा। ओके, एडमायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या है, हुम आपका ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। एवरीबडी शुड ब्रिंग देयर बुक्स to the class tomorrow। okay, everybody should bring their books to the class tomorrow। यहाँ पे आ जाएगा everybody should bring his books to the class tomorrow। okay, next one, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा लास्ट वाले में, these apples are sweeter than those in the market। हमने those को ऑलरेडी यूज कर लिया है, किसके लिए, एप्पल्स के लिए, इसलिए इसमें once लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग एनी एग्जाम, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।